पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज कहीं पर रखा है और वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक क्वांटिटी है जो इसके चारों तरफ है, पोटेंशियल भी एक क्वांटिटी है जो इसके चारों तरफ है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताता है कि अगर आप एक चार्ज एक लोकेशन पर रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स। दूसरा, पोटेंशियल हमको क्या बताता है कि जब हम उस चार्ज को वहां रखेंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी बताने वाला कौन है? पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्स बताने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और एनर्जी का रिलेशन हम जानते हैं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, दैट इज एनर्जी। मान लीजिए यहां पर किसी लोकेशन में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, ये एक पॉइंट यहां पर है। यहां से हम इस छोटे से चार्ज Q को मूव करके यहां तक लेकर आते हैं। ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस इज R, और हमने यहां से यहां इसको मूव किया। दिस स्मॉल डिस्टेंस इज dr, dr। यह जो चार्ज Q है यहां पर इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? अगर इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है तो इस पर लगने वाला फोर्स, फोर्स दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। ओके, अगर हम इसको dr डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करते हैं तो इसका वर्क डन कितना होगा? dw, और वर्क डन, दिस वर्क डन इज Q इंटू E मल्टीप्लाइड बाय dr एंड माइनस y माइनस E की डायरेक्शन देखिए किधर है? E की डायरेक्शन इस तरफ है। हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस तरफ। तो हमारे फोर्स की कैलकुलेशन क्या हुई? माइनस QE, और इस माइनस QE को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? dr। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, dw। ये Q को यहां ट्रांसफर करिए तो दिस इज dw बाय Q, दिस इज इक्वल टू माइनस E dr। dw वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम पहचानते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिखा dV, माइनस E डॉट dr। ठीक है, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। इसी रिलेशन से हम लोग एक दो छोटे छोटे रिलेशन और बना सकते हैं, जैसे हाउ मच इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। Differentiation of potential difference with respect to distance r. This dV by dr gives the electric field. Okay. ये पोटेंशियल डिफरेंस EDR, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1। और ये छोटे छोटे डिस्टेंस को मिला के हमने बड़ा डिस्टेंस कर दिया। दिस इज E इंटू D। व्हाट इज D? डिस्टेंस।
दिस इज अनदर रिलेशन। इसका ये मतलब है अगर दो प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है 5 यूनिट्स डिस्टेंस d, तो बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? यस, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 100। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 100। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी यूनिट बना सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट E dV बाई dr, dV की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, dr की यूनिट मीटर। तो E की यूनिट क्या बनी? यस, वोल्ट पर मीटर। E हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। पहले हम इसकी क्या यूनिट पढ़ चुके हैं? न्यूटन पर कूलम, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। अब ये क्या बना? वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट ज्यादा चलती। क्यों ये ज्यादा पॉपुलर है? क्योंकि हमारे पास चार्ज मीटर नहीं होता है, क्यू का कोई मीटर नहीं होता है, वोल्ट मीटर होता है और मीटर को नापने के लिए स्केल होती है। तो कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल है? वोल्टेज एंड मीटर। चार्ज को हम मेजर नहीं कर सकते, फोर्स को मेजर करना थोड़ा प्रोसेस मांगता है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। इसलिए क्या ज्यादा सही रहेगा? वोल्ट पर मीटर। और E और V में कन्वर्शन हम बहुत करते हैं, इसलिए वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये रिलेशन आ गया V और E, और इस तरह से हम E और V को लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। देखिए E की यूनिट, E का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर में एक R को मल्टीप्लाई करिए, क्या आता है? Q अपॉन R। और Q अपॉन R किसका फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल का, या आपने पिछली क्लास में किया। ओके, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन E एंड V। नाउ वी विल कैलकुलेट अदर थिंग, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Potential due to different charge distributions. जो इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखेंगे। एक तो अभी हमने पहले कर लिया, दैट वाज ए सिंगल पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितना आया था पोटेंशियल? Potential due to point charge. Yes. Potential due to point charge. ये अगर पॉइंट चार्ज है यहाँ पर और इसकी क्वांटिटी है Q, इससे R डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको कितना पोटेंशियल मिलने वाला है? Potential at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is due to point charge. अब हम लेते हैं कि एक और बड़ी पॉपुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, दैट इज डायपोल। डायपोल जिसमें नेट चार्ज कितना होता है? 0। एक प्लस है और एक माइनस है। उसके बाद भी नेट चार्ज 0 होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। देखा आपने? ऑन द एक्सल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एक्स फील्ड, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। नेट चार्ज 0 है, उसके बाद भी उसके चारों तरफ एक पोटेंशियल होता है। ये पोटेंशियल कितना होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल।
पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। और जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की हम तीन डिफरेंट सिचुएशन स्टडी करेंगे, वन ऑन द एक्सल लाइन, अदर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड थर्ड एट एनी जनरल पॉइंट। तो फर्स्ट वी टेक ऑन एक्सल लाइन, पॉइंट ऑन एक्सल लाइन। ओके, this is a dipole, this is center of the dipole, minus q plus q, and this is axial line at a distance r, this is distance r। इस r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है जहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट P पर। यहां पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने का जो मेथड है दैट इज मच इजियर देन इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके जितने भी एडिशन होते हैं सब वेक्टर एडिशन होते हैं। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और उसके एडिशन स्केलर एडिशन होंगे, तो इट इज इजियर टू ऐड दी पोटेंशियल। ओके, तो P पर पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल बेसिकली कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहां पर दो चार्ज है, दोनों अपना अपना पोटेंशियल बनाएंगे एंड वी विल टेक सम ऑफ दैट पोटेंशियल। तो पहले लेते हैं प्लस क्यू के कारण, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। दिस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस r है, कम है कि ज्यादा है? कम है। ये डिस्टेंस कितना है? यहां तक सेंटर से हम कितना लेते हैं? r, तो प्लस q से कितना होगा? r माइनस l, तो दिस विल बी r माइनस l। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q, अब ये आप बता सकते हैं Q अपॉन कितना होगा? R प्लस है, क्योंकि माइनस Q कितना दूर है? यहां तक R है और ये L और है, L है। ये समझ आ गया पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का एडिशन कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q कॉमन और अंदर आ जाएगा 1/r माइनस L प्लस 1/r प्लस L। This is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. This will be R square minus L square. This is R plus L into Q plus R minus L into Q. Sorry, Q हमने कॉमन बाहर निकाल लिया है, we need not to write it again. That B negative should, in that B negative Q, there should be minus Q now. 1/4 pi epsilon naught minus Q by R plus L. Minus Q, very correct. This should be minus. Therefore, this should be minus. हाँ, इसे करेक्ट करिए. This is very appropriate. Minus. अब अगर ये माइनस होगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। नाउ दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसमें कौन कैंसिल होगा और कौन बचेगा? R माइनस R cancel, L minus L, this is 2L. Now Q into 2L,
This is what? Dipole moment P. So this is equal to P 4 pi epsilon naught into R square minus L square. और इसमें special case, if R is much larger than L, then we will neglect this L and this potential will be at distance R. This will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square. ये हमारा फाइनल रिजल्ट है. So this is potential at distance R on the XL line. ये हमने किया हुआ है. What was this? Relation. Okay. After this potential due to dipole first position point on the XL line, now we will go for the second position. And second position is potential on equatorial line. Potential on equatorial line. ओके, देखिए पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन के लिए दिस इज वेरी इजी और ये आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा. ये इक्वेटोरियल लाइन है. इस इक्वेटोरियल लाइन पर यहां हमने कहीं पर एक पॉइंट लिया और इसको -q और +q ये दोनों से ऐसे किया. Because this is the equatorial line, this point P has to be at equal distance from this point and this point. ठीक है? ये equatorial line की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों से equal distance पर होता है. ये distance यहां से लेके यहां तक का distance R है. यहां से लेके यहां तक का distance L है. How much is this distance? R square plus L square. ये भी इतना ही होगा. Now potential due to plus q is equal to q upon 4 pi epsilon naught into distance that is 2 R square plus L. Now d due to minus q, this is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught root R square plus L square. दोनों का डिस्टेंस एक समान, दोनों का चार्ज एक जैसा. Only this is plus and this is minus. Now if we add the two, what will be the net potential? ठीक है? दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं. वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. तो नेट पोटेंशियल इज 0. So this is potential on equatorial line. And now we will study potential at any general point.
न्यूट्रल पॉइंट। This is a point P, which is at a distance R, and this position vectors make angle theta with dipole moment. Dipole moment means minus q on this side plus q on this side. Minus q plus q. So this is direction of dipole moment, this is direction of R, and the angle between them is theta. Okay. We have to find potential here. इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमको प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंस चाहिए। कनेक्ट दिस टू एंड कनेक्ट दिस। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वाला डिस्टेंस तो हमको मालूम है कि r है, बट वी डोंट नो दिस डिस्टेंस एंड वी डोंट नो दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमको पता है L, इसको हमने एक्सटेंड किया यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। दिस लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस अगर L है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आंसर है L cos थीटा। देखिए ये L, ये थीटा, तो उसके साथ लगा हुआ लेंथ कितना होता है? L cos थीटा, और ये कितना होता है? L sin थीटा। तो दिस लेंथ इज L cos थीटा। ओके, ये वाली लेंथ कितनी होगी? इफ दिस इज थीटा, this is theta, this is L, so this will also be L cos theta. This is L cos theta, this is L cos theta. ये आपको समझ आया? अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। यहां से हमने दो लाइंस खींची, they make very close, very small angle. यहां के एंगल अगर इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। इफ दिस एंगल इज अप्रोचिंग जीरो, तो बताइए ये एंगल कितने कितने होंगे? 99. So when this angle is very small and we make this angle 90 by making a perpendicular, then these two lengths are equal to each other. ये काम हमने यहाँ किया। This point R is very far away compared to L. डायग्राम हमने ऐसा बनाया। Otherwise, R is a very large distance, L is a very small distance. तो यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? हाउ मच इज दिस लेंथ? यहां से लेके यहां तक कितना है? R। यहां से लेके यहां तक कितना है? L cos थीटा। तो ये कितना हुआ? R माइनस L cos थीटा। और यही लेंथ कौन सी हो गई? दिस। ठीक है, अब बताइए ये लेंथ कितनी होगी? दिस इज R, दिस इज L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, तो इसलिए इसको भी कितना मान लेंगे? R प्लस L cos थीटा। तो दिस लेंथ इज R प्लस L cos थीटा। दिस इज R माइनस L cos थीटा, दिस इज R प्लस L cos थीटा। Okay, now we can go for calculation of potential.
Potential due to plus Q. Potential due to plus Q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L cos theta. Potential due to minus Q, 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R plus L cos theta. Okay. Then how much will be the final potential? Net potential is one upon Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन और अंदर क्या बचेगा 1 upon R minus L cos theta minus 1 upon R plus L cos theta. This is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. This is R square minus L square cos square theta. यहाँ पर क्या आ जाएगा R plus L cos theta minus R plus L cos theta. This is equal to R cancel. This is L cos theta 2Q L cos theta upon 4 pi epsilon naught R square minus L square cos square theta. This is equal to 2QL makes P cos theta 4 pi epsilon naught R square minus L square R square minus L square cos square theta. And if L is very small compared to R, then P is equal to P cos theta 4 pi epsilon naught into R square. This is our expression, general expression V at any point. और वो पॉइंट कितना दूर है, R डिस्टेंस पर है और R कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है? दिस इज अवर एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को हम टेस्ट करते हैं. अगर हमारा पॉइंट एक्सल लाइन पर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो cos थीटा कितना होगा? 1. So this will be P upon 4 pi epsilon naught R square. जो कि उसमें आया. ओके. अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो थीटा की वैल्यू 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 is 0, so V will be equal to 0. राइट? ये भी हमने इक्वेटोरियल में निकाला है. तो दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट बोथ. एक्सेल में भी चलेगा, इक्वेटोरियल में भी चलेगा. दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म. So now we have studied for dipole. For dipole, point on the axial line, point on the equatorial line, and at any general position. All these three formulas we have seen for dipole. And now we will see another distribution of charge, and that distribution of charge is a spherical shell. अगर हमने एक spherical shell लिया
जिसके चारों तरफ जिसकी सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके कारण पोटेंशियल कितना कितना बनता है, दैट वी विल स्टडी नाउ। दिस इज ए कंडक्टर शेल, फुटबॉल जैसी एक सरफेस है, कंडक्टर है, उसको हमने चार्ज दे दिया, रिपल्शन के कारण चार्ज उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इक्वल स्पेस पर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया, उसका कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज की डेंसिटी बन जाएगी। ओके, दिस इज सेंटर ऑफ इट एंड हियर आर द चार्जेस। इन चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? आंसर रेडियली आउटवर्ड, यहां से रेडियली आउटवर्ड, एंड दिस बिहेव्स एज इफ ऑल द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। इस तरह से ये बिहेव करता है और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, that this behaves as if all the charge is placed at the center, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज रखेंगे ऐसा ही फील्ड बनेगा, यहाँ पर हमने चार्जेस रख दिए तब भी ऐसा ही फील्ड बन रहा है, so we can assume that all the charge is placed at the center। ओके, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, this, and from this point to this point there is certain distance, let us say r। This is a variable quantity, r कम या ज्यादा कितनी भी हो सकती है। The radius is r। Now at this point P, we have to find out potential. We take this charge as if it is placed at the center. Then what is the distance? R. Then at the distance r, what is potential? All the charges behave as if placed at the center. Placed at the center of sphere. Therefore, potential at P. Therefore, potential at P is V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is first case where P is outside. If point P is outside the shell, उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन की and it has come like this. Okay. Second case, P is on the surface. P is on the surface. Okay, if P is on the surface, then this R will decrease. अगर ये R छोटा होते जाता है, ये R अगर छोटा होगा, what will happen to potential? It will increase. We come closer and the potential goes on increasing. ये यहाँ तक आ गया and the potential becomes maximum. At this point where the charges are located, this potential becomes maximum. So E on the surface, according to this formula, R becomes equal to R. Therefore, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This.
This is P on the surface. Okay, third thing we take. Third, inside. Inside the shell. If P is inside the shell, तो देखिए इसके अंदर E की वैल्यू कितनी होती है? इनसाइड ए शेल गॉस थ्योरम में हमने कैलकुलेट किया था. इनसाइड द शेल E की वैल्यू कितनी है? 0. If E is equal to 0, then what is force on the test charge? Q into E. 0. अब अगर हम एक टेस्ट चार्ज को यहां से ऐसे अंदर ले जाएंगे, यहां से लाते लाते यहां पर है, ये सब इसको रिपेल करते हैं, यहां पर है, सब रिपेल करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. यहां पर आने के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0. तो हमारे हाथ में जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया? 0. अब अगर हम उसको आगे ले जाएंगे, आर वी डूइंग एनी वर्क? नो वर्क. तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? आंसर है जितनी सरफेस पर थी उतनी ही रहेगी, एनर्जी और नहीं बढ़ेगी. अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगी. इसका मतलब कि यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? जितना यहां पर होगा. यहां पोटेंशियल कितना होगा? जितना सरफेस पे होगा. अंदर हम कहीं भी चले जाएं, वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इफ वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, then energy does not increase, then potential does not increase. क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज. अब वर्क डन होना बंद हो गया, इसलिए यहां तक जितना वर्क हुआ वही उसका पोटेंशियल बन गया. ये समझ आया? इसका मतलब अंदर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? जितना कि सरफेस पर होता है. दिस इज थ्योरी ऑफ इनसाइड पोटेंशियल. दूसरा एक और प्रूफ इसका देखिए. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. Therefore, work done is equal to 0. Therefore, potential at each point is same as on the surface. क्योंकि सरफेस तक तो हमको काम करना ही पड़ा था, उतनी एनर्जी तो हमने उसको दे दी. अंदर ले जाने में और एनर्जी हमको नहीं देनी पड़ी, लेकिन वो एनर्जी तो है. इसका मतलब उसका पोटेंशियल उतना है. तो शेल के अंदर किसी भी पॉइंट के पास पोटेंशियल कितना होता है? आंसर जितना पोटेंशियल इसके पास सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल शेल के अंदर होता है. सेम एज ऑन द सरफेस. और एक देखिए, वी नो दैट, इसका सेकंड प्रूफ, वी नो दैट E is equal to dV by dr. If E is equal to 0, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ V 0 है तो V को क्या होना चाहिए? किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का. डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है? कांस्टेंट का. और ये हमने किसका डिफरेंशिएशन किया? V का. क्या आया? E. अब अगर E 0 आ रहा है तो इसका मतलब V को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. ये बात समझ में आई? मैथमेटिकल. If E is equal to 0, then V is constant.
कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और ई कहां पर जीरो है, और विद इन द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह पर ई जीरो है, इसलिए हर जगह पर भी कांस्टेंट है, ए की वैल्यू। So everywhere V has the same value, and how much is that value? Whatever is the value on the surface. Whatever is the value on the surface. तो हर जगह उतना पोटेंशियल होगा। तो यहां पर कोई भी पोटेंशियल है V, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल है V सरफेस, तो यहां पर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, V सरफेस के बराबर। तो अगर मैं एक पॉइंट ले जाकर यहां पर रख दूंगा तो उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, V सरफेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उतना वर्क मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो उसका पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज दिस। अच्छा, इसके बाद देखिए यहां पर हमने देखा 1 2 3 पोटेंशियल आउटसाइड, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल विद इन। अगर इन तीनों को हम एक ग्राफ से दिखाएं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज R, दिस इज पोटेंशियल, एंड दिस इज द केस ऑफ चार्ज ऑन शेल। अब इसके सेंटर में क्या पोटेंशियल जीरो होता है, नो। कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। तो ये है इसका सेंटर, ये वाला डिस्टेंस है सरफेस का डिस्टेंस, और ये आउटसाइड, आउट, ये इन। यहां पर और यहां पर सेम पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। सो हमको ये अगर पोटेंशियल है मैक्सिमम, देन वी गेट द ग्राफ लाइक दिस। सेंटर का पोटेंशियल, उसके बाद का पोटेंशियल, उसके बाद का पोटेंशियल, और सरफेस का पोटेंशियल। ये सेंटर में यहां 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 हर जगह पोटेंशियल सेम लेवल, सेम लेवल। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इट विल डिक्रीज 1 upon R, yeah, 1 upon R square. Yes, we have made it. This is 1 upon R, और 1 upon R का ग्राफ यहां बना देंगे this। ठीक है, अगर 1 upon R square होता तो भी ग्राफ ऐसा होता, पर वो ज्यादा डीप होता। ठीक है, तो दिस इज 1 upon R। तो यहां पर V कैसा है, कांस्टेंट। यहां पर V कैसा है, प्रोपोर्शनेट टू R। दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड R फॉर चार्ज ऑन द शेल। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, ये अभी हमने किया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अब हम लेते हैं कि अगर ये सरफेस ऑफ शेल ना होके एक स्फीयर ऑफ शेल, स्फीयर ऑफ शेल, तो ये कितना होगा, स्फीयर ऑफ शेल। और इसमें पूरा ऐसा चार्ज भरा हुआ है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस यहां सेंटर से ये डिस्टेंस है R। अब अगर चार्ज सरफेस पर है या इसके अंदर भरा है, सब कैसा बिहेव करेगा, एज इफ इट इज लाइक एट द सेंटर। इसलिए आउटसाइड
सेम फॉर्मूला होगा जो कि हमने शेल के लिए बनाया। कितना? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। सेम। सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होगा, सरफेस V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अंदर के लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसके अंदर जाते हैं, ये इस तरह से इसके अंदर जाते हैं तो इसका पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज होता है। इंक्रीज। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है। दिस इज ग्राफ फॉर sphere of charge। ऐसा ग्राफ बनेगा। ये कौन सा पोर्शन है? देखिए ये वाला, ये पोर्शन। उसके बाद शेल में क्या हो गया था? कांस्टेंट। स्फीयर में क्या हो रहा है? ये और आगे बढ़ते जाता है एंड इट बिकम लाइक दिस। ठीक है। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन, इसलिए अभी सीबीएसई के सिलेबस में वो नहीं है। तो जो जो स्टेट के सिलेबस में है उन स्टेट के लिए मैं अलग से इसको करूंगा, पर आप लोग जो सीबीएसई का दे रहे हैं उसमें ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको उसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, आंध्रा में है, बट दैट आई विल डू सेपरेटली। अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके, दैट विल बी पोटेंशियल इनसाइड व्हिच इज मोर देन द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो ये हो गया। ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल। इसके लिए स्फीयर ऑफ चार्ज। ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज। क्या आपको याद है कि ये ग्राफ किसका है? क्या आपको याद है कि ये ग्राफ किसका है? ये आपने दोनों पिछली क्लास में किए। दिस इज द ग्राफ फॉर ई आर फॉर शेल। This is the graph E R for charge in sphere। ये स्फीयर के लिए, ये शेल के लिए E R, ये V R। ये चार ग्राफ ये आपको याद होने चाहिए। किस तरह से याद होने चाहिए? कौन सा ग्राफ किसका? और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन। दे विल गिव यू दिस 4 ग्राफ्स एंड से वन ऑफ दिस ग्राफ बिलोंग्स टू पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए शेल। पहचान कौन सा है? आपको एबीसीडी में पहचानना। इसलिए ये चारों की शेप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है और आपको याद रखना है कि इनकी शेप में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीज लेते हैं, दैट इज एनर्जी इन ए सिस्टम ऑफ चार्ज। एनर्जी इन सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिंगल चार्ज में एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज इसके पास जाता है उस सिस्टम के पास एनर्जी आ जाती है।
कैसे? आंसर है एक चार्ज यहां पर है, इस चार्ज को मैं इसके पास ले जाना चाहता हूं तो ये इसको रिपेल कर रहा है। अगर ये इसको रिपेल करके फोर्स लगाता है तो मैं भी फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगाकर इसको ऐसे पुश करता हूं। मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन किया, मेरी एनर्जी खर्च हो गई। अब ये दोनों यहां पर आ गए तो वो एनर्जी क्या कहां चली गई? इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज नहीं कहते, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। क्यों? देखिए, ये पोटेंशियल, ये दोनों जब मैं इसको यहां पर लाया तो ये अभी भी इसको पुश कर रहा है, लेकिन मैंने इसको बांध दिया, इसी का तरीके से बांध दिया और अब इनके पास एनर्जी है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये ऐसे भाग जाएगा और जितना वर्क मैंने इस पे किया था उतनी एनर्जी के साथ इधर चला जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको नहीं छोड़ा, इसको छोड़ दिया तो ये खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा? ये इधर भाग जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने एक स्प्रिंग को इधर से पकड़ा और इधर से दबा दिया। अब अगर इसको हमने एकदम फिक्स कर दिया और ये वाला एंड लूज किया, स्प्रिंग इधर भाग जाएगा। तो एनर्जी इस पार्टिकल के पास है, इस पार्टिकल के पास है या सिस्टम के पास है? सिस्टम के पास। समझ में आया? इस तरह से एनर्जी सिस्टम की होती है। उसको यूज कौन करता है? कोई भी पार्टिकल उसको यूज कर सकता है। ये उसी तरह से है जैसे एक फैमिली का पैसा घर में रखा है, वो पैसा किसका? मेंबर ए का, बी का, सी का, डी का। तो आंसर है पूरे सिस्टम का है। जिसको जरूरत पड़ेगी, फीस देनी है तो स्टूडेंट का है, बीमारी का इलाज कराना है तो उसका है। इस तरह से एनर्जी का भी होता है। एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम की। यूज कौन करता है? जिसको जरूरत पड़ेगी। इस तरह से तो ये एनर्जी क्यों आती है? एनर्जी इसलिए आती है, हर चीज के पीछे एनर्जी इज वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब एक चार्ज को हम दूसरे के पास लेकर गए थे, हमको वर्क करना पड़ा था क्योंकि वो इसको रिपेल कर रहा था। तो वर्क किया, हमने यहां पे रख दिया। अब हमको ये दोनों चार्ज इतने डिस्टेंस पर दिख रहे हैं, जरूर कोई वर्क करके लाया है, अदरवाइज रिपल्शन के कारण इनको तो इन्फिनिट दूर होना चाहिए था। अगर ये इतनी दूर है, एक शेल के ऊपर है, कहीं डायपोल में बंधे हुए हैं, कहीं पर भी हैं, अगर एक फिनिट डिस्टेंस पर है, मतलब कोई ना कोई काम करके लाया है, यानी उसके पास एनर्जी है। तो अगर उसके पास एनर्जी है तो कितनी एनर्जी है, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए, एनर्जी किससे है? वर्क डन से, और वर्क से हम वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम लोग कर चुके हैं। तो वर्क किसके बराबर हुआ? Q इंटू बी, और यही वर्क क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू बी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नंबर 1। अब ये बी किसने बनाया? ये टेस्ट चार्ज है तो ये बी सोर्स चार्ज ने बनाया। जो सोर्स चार्ज ने इसको बनाया, मान लो ये टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं Q2 और ये भी बनाया Q1 में, तो V की वैल्यू कितनी होगी? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फॉर्मूला हमारा इसका V का, इसके साथ इस Q को मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां Q। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला फॉर टू पार्टिकल सिस्टम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना? R। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले देखे। जब हमको वोल्टेज दिया रहेगा तो Q इंटू बी करेंगे, दैट इज एनर्जी। अगर वोल्टेज नहीं दिया, दोनों चार्ज की वैल्यू दी है और बीच का डिस्टेंस दिया है, तो Q1 Q2 अपॉन R इज इक्वल टू एनर्जी। दिस इज एनर्जी कंटेन्ड इन ए सिस्टम। ओके, इसी से अब हम ले सकते हैं एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम। एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम, देखिए अगर हमारे पास ये तीन पार्टिकल हैं और इनके चार्ज हैं Q1 Q2 एंड Q3, दिस इनके बीच का डिस्टेंस है R12,
इनके बीच का डिस्टेंस है r23 और इनके बीच का डिस्टेंस है r13। तो इसकी एनर्जी कितनी? तो आंसर है ये चार्ज को हमने रखा और इसको इंफिनिटी से यहां तक लेकर आए, उतनी एनर्जी खर्च हो गई। कितनी एनर्जी खर्च हो गई ये वाली, तो वो एनर्जी कितनी है Q1 Q2 अपॉन R12 1/4πε0 रहेगा। उसके बाद फिर से देखिए, जब हम इसको लेकर आते हैं इंफिनिटी से, तो इसके पास लेकर आए कितना R13 वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो रिपेल कर रहा है, तो इसके पास भी लेकर आए तो इतना वर्क हमको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये जो दो वर्क हमको करने पड़े, दूसरा किसके कारण Q1 Q3, तीसरा किसके कारण Q2 Q3। इसलिए टोटल एनर्जी कितनी हुई, तीनों का सम, एक ये बना और इसके साथ में दूसरा Q1 Q3 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन R23 1/4πε0। दिस इज एनर्जी ऑफ द थ्री पार्टिकल सिस्टम। तीन पार्टिकल में आपको जोड़ी जोड़ी बनानी है। Q1 Q2 Q3 कितनी जोड़ी बन पाएगी? Q1 Q2 Q1 Q3 एंड Q2 Q3, इसलिए तीन टर्म आएंगे। ठीक है, ये थ्री पार्टिकल सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम को समझ गए हैं तो अब हम इसमें फोर पार्टिकल सिस्टम ले सकते हैं। दिस इज थ्री पार्टिकल्स, दिस इज टू पार्टिकल्स। अब हम लेते हैं फोर पार्टिकल सिस्टम। फोर पार्टिकल सिस्टम में Q1 Q2 Q3 Q4। कन्वीनियंस के लिए हम इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल मान लेते हैं, डिस्टेंस का नॉमेनक्लेचर वैसा ही करते हैं, R12 R23 R34 एंड R14। इस तरह से हमने इसका डिस्टेंस मान लिया। ओके, अब बताइए Q1 Q2 Q3 Q4 अगर चार चार्जेस हैं तो दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपने किया? चार नहीं, छह। राइट, कौन कौन से छह बनेंगे देखिए, उसको बनाते हैं। Q1 के साथ कौन कौन बनाएगा? Q2 Q3 Q4 ये बने। अब Q2 के साथ कौन कौन बनाएगा? Q2 के साथ 1 तो बन चुका, अब कौन बनाएगा? Q3 और Q2 के साथ Q4, 2 के साथ 3 और 4 हो गया। अब Q3 के साथ कौन बनाएगा? 1 बन चुका, 3 के साथ 2 बन चुका, 3 के साथ 3 नहीं बनेगा, 3 के साथ और क्या बनेगा? Q4। डिस्टेंस बोलिए। और सब में से कॉमन क्या निकालना है? This is total energy of the four particle system. ठीक है, इस तरह से कितने भी पार्टिकल हो हमको उसको किसमें डिवाइड करना पड़ेगा? जोड़ी जोड़ी में। अगर 5 पार्टिकल हैं तो कितनी जोड़ियां बनेंगी? फॉर्मूला मालूम है?
5 into 6 upon 2 n into n plus 1 upon 3 5 into 6 upon 2 कितना हो गया 15 जोड़ियां बनेगी 4 भाग करो नहीं मैंने गलत बोल दिया 4 n into n minus 1 करना सॉरी n into n minus 1 तो 4 के साथ क्या हुआ 4 multiplied by 3 upon 2 कितनी हुई 6 बनी 3 का बताओ 3 multiplied by 2 divided by 2 कितनी हुई 3 ओके तो 3 के साथ 3 बने थे 2 के साथ 2 multiplied by 1 upon 2 एक ही पेयर बने तो ये उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का फॉर्मूला है n into n minus 1 upon 2 कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं दो के कॉम्बिनेशन है एनीवे यू आर नॉट डूइंग मैथमेटिक्स तो ये आ गया फोर्स सिस्टम की एनर्जी एनीवे एनर्जी के लिए हम ये याद रखेंगे कि एनर्जी की कैलकुलेशन में शॉर्टकट नहीं है दो पार्टिकल की जोड़ियां हमको बनानी है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस लेने हैं तब हमारी ये टोटल एनर्जी निकलेगी ठीक है अब इसमें एक छोटी सी चीज बाकी है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास अच्छा अब आप मुझे ये